अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए आपके कान हमेशा तरसते रहते हैं। वो अल्फाज जिनको सुनने से जल तरंग सी बज उठें, जो कभी एक बार नहीं तो दिल चाहे कि बार बार सुनते ही चले जाएं। लेकिन यह भी एक कड़वी हकीकत है कि कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने से हमें सख्त चिढ़ होती है। हमारी शदीद ख्वाहिश होती है कि ये अल्फाज हमें कभी सुनना ना पड़े, लेकिन तजर्बा कहता है कि जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करें वो आपको कम ही मिला करती है, और जिस चीज़ से आप भागना चाहें तो वो घूम फिर कर आपके सामने आ खड़ी होती है। मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा था, और उस वक्त तो मैं सर से पैर तक सुलग कर रह गया जब चपड़ासी ने तीसरी बार मेरी मेज़ पर आकर कहा, आपको साहब ने बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, यही वो मनहूस अल्फाज जिन्हें सुनने से मुझे सख्त चिढ़ थी। और किस्मत देखिए कि रोज़ाना दिन में कई बार ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की मानिंद उंडेले जाते थे। आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा बॉस किस किस्म का होगा और मेरे रवाबित बॉस से किस नौयत के होंगे। चलिए मैं खुद ही वजाहत किए देता हूँ कि मेरे पास एक रिवायती बॉस था जिसकी नज़र में उसके सिवा सभी निकम्मे, सुस्त और कामचोर थे। किसी को भी अपने कमरे में बुलाने का बुनियादी मकसद उसे जलील करना होता था। माँ सिवाय चंद खुशामदी चमचों के, जो बॉस की शर्ट पर लगे सालन के धब्बे भी तारीफ करते नहीं थकते थे कि ये उस पर बहुत जच रहा है। ये लोग बॉस की नज़र में बासलाहियत, पेशावर, गलतियों से मुबर्रा, कंपनी के लिए सरमाए और दूसरों के लिए मिसाल थे। बदकिस्मती से मैं इन लोगों में शामिल नहीं था, लिहाजा दिल ही दिल में अपनी किस्मत को कोसता हुआ चपड़ासी के पीछे चल दिया। जब मैं बॉस के कमरे में दाखिल हुआ तो बॉस बज़ाहिर शदीद मसरूफ़ नज़र आ रहा था। मेज़ पर फाइलें खुली पड़ी थी और बॉस फ़ोन पर किसी को डांटने में मसरूफ़ था। मैं खामोशी से जाकर बॉस की मेज़ के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बॉस ने फ़ोन पटका और मुझे सामने खड़ा देखकर चौंक पड़ा। तुम कैसे आए? उसने चौंक कर सवाल किया। दरवाजे से, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है क्यों आए हो? उसने झुंझुलाकर पूछा। आपसे मिलने, मैंने कहा। मुझसे मिलने? मैंने क्या दावत पर मदु किया था तुम्हें? उसने भिन्ना कर कहा। वो दरअसल चपड़ासी ने बताया कि आपने बुलाया था। मैंने डरते डरते कहा। तुम एहसन हो? उसने फिर चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, मैं मोहसिन हूँ, मैंने अदब से जवाब दिया। तो फिर मेरी मेज़ पर क्या कर रहे हो? उसने ज़ोर से मेज़ पर मुक्का मारकर कहा। बॉस, मुझे तो इस चपड़ासी ने पैगाम दिया, इसलिए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा। चपड़ासी कोई भी नाम ले तो क्या तुम बेवकूफ़ों की तरह दौड़ते हुए मेरे कमरे में घुस जाओगे? तुम्हें ना दरवाजे पर दस्तक देने की ज़रूरत है, ना इजाज़त लेने का कोई तकल्लुफ़। किसी अच्छी कंपनी में काम करने के अदब व आदाब तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरे। बॉस ने दांत पीसते हुए कहा। मैं तो हमेशा पूछकर ही आता था बॉस, लेकिन पिछली माहाना मीटिंग में आपने ऐलान किया था कि आप भी हमारी तरह कंपनी के एक मुलाजिम हैं, कोई फ़िरौन नहीं, और आपके दफ्तर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैंने डरते डरते बॉस को याद दिलाया। अच्छा, तो अब तुम मेरी रहमदिली और दोस्ताना तबीयत का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे? बॉस ने फ़ौरन पैंतरा बदलते हुए कहा। दफ्तर के दरवाजे खुले होने का मतलब यह है कि जब जी चाहे मुंह उठा के बगैर पूछे ऑफिस में घुस जाओ। मुझे तुम्हारी फाइल एक बार फिर गौर से देखनी पड़ेगी, उसने सर्द लहजे में कहा। मैं बेबसी से खड़ा बॉस की शक्ल देखने लगा। मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? मैंने दिल खड़ा करके पूछा। अच्छा हाँ, अब तुम आ ही गए हो तो। बॉस कुर्सी पर यूं सीधा होकर बैठ गया जैसे कोई शेर अपने शिकार पर जस्त लगाने से पहले हाथ पैर समेटता है। मैंने तुम्हें कंपनी के ज़ाहिरी असासों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए दी थी, लाओ वो रिपोर्ट मुझे दो। उसने यूं हाथ बढ़ाया जैसे अभी मैं उसे अपनी जेब से निकाल कर दूंगा। बॉस, वो तो अभी आधा घंटा पहले आपसे कहा था, अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है, मैंने कहा। तुम कतई निकम्मे इंसान हो। अच्छा, वो बैंक रिकन्सिलेशन निकालो, उसे दिए तो काफ़ी देर हो गई है, बॉस ने दूसरा वार किया। बॉस, मैं वही कर रहा था कि आपने रिपोर्ट भिजवा दी और कहा अभी करो, इसलिए मैं बैंक रिकन्सिलेशन छोड़कर रिपोर्ट बनाने बैठ गया, मैंने वजाहत करते हुए कहा। क्या तुमने अभी तक कोई काम पूरा नहीं किया? बॉस यूं उछला जैसे कुर्सी में कोई बिच्छू निकल आया हो। अब तुम ये मत कहना कि सेमाही की अकाउंट समरी हेड ऑफिस नहीं भेजी, उसने मुझे कड़ी नज़रों से घूरते हुए कहा। समरी तो तैयार है बॉस, लेकिन वो ऑफिस की फैक्स मशीन काम नहीं कर रही, इसलिए। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बॉस ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। ओह मेरे खुदा, कैसे नालायक और कामचोर लोग मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसने कराह कर कहा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें तनख्वाह काम करने की मिलती है, कुर्सी पर बैठकर अय्याशी करने की नहीं।
मेरे यहाँ ट्रांसफ़र होने से पहले जो कुछ होता रहा अब नहीं होगा। वो दिन गए जब मोहसिन मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब यहाँ वही लोग रहेंगे जो काम करना जानते हैं। उसने तेश के आलम में कहा। सर, फाख्ता खलील मियाँ की थी, मैंने अदब से कहा। हैं, क्या मतलब? उसने चौंक कर पूछा। वो आपने कहा ना कि वो दिन गए जब मोहसिन मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। दरअसल वो मुहावरा यूं है कि वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, मैंने वजाहत करते हुए कहा। व्हाट रबिश इज़ दिस? उसने गरज कर कहा। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या बकवास कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। और हाँ, आज से ये सारे काम मुकम्मल किए बगैर तुम घर नहीं जाओगे। अगर कल सुबह आते ही मुझे ये काम नहीं मिले तो अपनी नौकरी की खैर मना लेना। अब जाओ और मुझे काम करने दो। उसने यूं हाथ हिलाया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाए ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने एक गहरी सांस ली और रुमाल से माथे पर से पसीना पहुंचा और अपनी मेज़ की तरफ बढ़ गया। मैं हत्तुल इम्कान तेज़ी से काम करना चाहता था ताकि मुझे देर तक ऑफिस में रुकना ना पड़े। इसकी एक अहम वजह यह थी कि मैं पार्ट टाइम में एक जनरल स्टोर पर काम करता था। उसका मालिक मेरे आए दिन देर से आने पर बेहद नाराज़ रहता था। अभी मैंने काम शुरू किया ही था कि चपड़ासी ने मज़ीद 3-4 फाइलें लाकर मेरी मेज़ पर पटक दी। मैनेजर साहब का हुक्म है कि इन फाइलों को चेकलिस्ट के हिसाब से देखें और गैर मौजूद कागजात लगाकर सारी फाइलें मुनव्वर साहब को भेज दें। चपड़ासी रूखे लहजे में हुक्म सुनाकर चलता बना। नतीजतन मुझे उस रोज़ ऑफिस में तकरीबन 10:30 बजे तक रुकना पड़ा। ऑफिस से निकलकर मैं भागम भाग जनरल स्टोर पर पहुंचा। स्टोर के मालिक का नाम बशीर अहमद था, लेकिन सब उसे बशीर भाई कहकर बुलाते थे। बशीर भाई उस वक्त 3-4 ग्राहकों के साथ लेन देन में मसरूफ़ थे। मैं भी उनके साथ ग्राहकों को सामान देने में शामिल हो गया। ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से बशीर भाई मुझे कहर आलूद नज़रों से देखने के सिवा कुछ न कर सके। सारे दिन दफ्तर के काम और जहनी थकन की वजह से स्टोर पर भी मुझसे गलतियों पर गलतियां होती रहती। कभी किसी ग्राहक का सामान किसी और को थमा दिया, किसी से पैसा लेकर वापस देना भूल गया। शुक्र खुदा का किसी को गलती से ज़्यादा पैसे नहीं थमा दिए। यह जनरल स्टोर सड़क किनारे एक बस स्टॉप के पास वाक़ था और यहाँ रात गए तक ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। रात तकरीबन 1 बजे जब हर तरफ सन्नाटा फैलने लगा तो बशीर भाई ने भी दुकान बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। मैं खामोशी से उनका हाथ बटाने लगा। दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि मुझे बशीर भाई की बेनुकत ना सुननी पड़े। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आप जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो वही घूम फिर कर आपके सामने आ खड़ी होती है। दुकान का शटर गिराने के बाद मैं चुपके से एक तरफ सरकने लगा कि बशीर भाई ने पीछे से आवाज़ दी, ठहरो। मैं उस बच्चे की तरह सर झुकाए वापस आ गया जो इम्तिहान में नकल करने के बाद भागने के चक्कर में हो, लेकिन इन मौके पर धर लिया गया हो। खैरियत है, आज कुछ देर हो गई? खिलाफ तवक्को उन्होंने बड़े नर्म लहजे में पूछा। दरअसल बशीर भाई, दफ्तर में कुछ ज़रूरी काम आ गया था, मैंने हौसला पाकर कहा। तो फिर अपने दफ्तर में ही जाकर सर खपाओ, यहाँ मेरी जान पर क्यों अजाब बने हुए हो? उनका लहजा अचानक बदल गया। एक तो आए दिन देर से आते हो, फिर चीज़ों का इतना नुकसान करते हो। अगर मैं हिसाब लेना शुरू करूं तो शायद तुम्हारी पूरी तनख्वाह उसमें डूब जाए। तुम्हें मैंने अपनी मदद के लिए रखा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो मुझे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा। उन्होंने अड़ियल भैंसे की तरह नाक से शूं शूं करते हुए कहा। मैं माजरत खा हूँ बशीर भाई, बस एक मौका और दे दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैंने लजाजत से कहा। मियाँ, ये तो तुम पिछले कई माह से कह रहे हो। तुम्हारी बात पर यकीन करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी रहम दिली और नर्म तबीयत आड़े आ जाती है। अब की बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आइंदा भी ऐसा चलता रहा तो फिर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, उन्होंने खुश्क लहजे में कहा और अपनी वेस्पा की तरफ बढ़ गए। मैं सर झुकाए घर की सिमत पैदल चलने लगा। पैदल चलने की 2 वजूहात थी। एक तो इतनी रात गए बस का मिलना मुहाल था, दूसरा रिक्शा टैक्सी करने से जेब पर पड़ने वाला बोझ इस्तिताअत से बाहर था। इसलिए तकरीबन मैं रोज़ ही आधा घंटा पैदल चलकर घर पहुंचता था। कभी किस्मत से रास्ते में कोई बस मिल जाती या फिर कोई नेक दिल मोटरसाइकिल वाला लिफ्ट दे देता तो अलग बात थी। मैं थके हारा घर पहुंचा तो बच्चे सो चुके थे। मेरी बीवी अस्मा आंखों पर बाजू रखे लेटी थी, लेकिन वो अभी तक मेरे इंतजार में सोई नहीं थी। मुझे घर में दाखिल होता देखकर वो उठ बैठी। आ गए आप? मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लें, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मैं बाथरूम में घुसा तो मुंह हाथ धोने की बजाय नहाने बैठ गया। थकन ही इतनी शदीद हो रही थी कि सोचा नहाने से शायद कुछ फर्क पड़ जाए। खाना खाते हुए मैंने एक नज़र अपने मासूम बच्चों को देखा जो दुनिया व माफिया से बेखबर गहरी नींद में खोए हुए थे।
मुझे सिर्फ छुट्टी के दिन ही उनसे मिलना नसीब होता था। सुबह काम पर निकलते वक्त वो सो रहे होते थे और वापसी के वक्त भी वो सो चुके होते थे। आप अब्बा मियाँ की दवा ले आए? अस्मा ने मुझसे पूछा तो मेरी महवियत का सिलसिला टूट गया। हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने चौंक कर अस्मा से पूछा। आपके अब्बा की खांसी की दवा, सुबह आपसे कहा था ले आइएगा, ख़त्म होने वाली है। अस्मा ने कहा तो मैंने माथे पर हाथ रख लिया। मैं बिल्कुल भूल गया। आज का दिन वैसे ही टेंशन में गुजरा। हालांकि मैंने सोचा था कि रात में दुकानें बंद होने से पहले दवा ले लूँगा, लेकिन मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे पता है आप अक्सर भूल जाते हैं। अभी थोड़ी दवा बाकी है, आज हो जाएगी। अस्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा तो मैं खामोश हो गया। खाने के बाद जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखें नींद से जल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में मौजूद ख्यालों का भौंचाल मुझे सोने नहीं दे रहा था। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ। ये कोई नया या झूठा ख्याल नहीं था। मुझे इस बात का अच्छी तरह इदराक था कि मेरी अब तक की पूरी ज़िंदगी नाकामियों से लड़ते हुए गुजरी थी। मुझ में कोई सलाहियत, कोई कमाल मौजूद नहीं था। अब तो मैं एक नाकाम ज़िंदगी गुजारने का आदी हो चुका था। बस कभी कभार जब ज़माने के थपेड़ों की शिद्दत बहुत शदीद हो जाती थी तो अपनी बुरी किस्मत और ख़राब हालात पर रोना आने लगता था। मैंने जब से होश संभाला था यही कुछ देखता और सुनता आ रहा था। गरीब घर का बच्चा होने की वजह से माँ बाप मेरी नशोनमा पर कोई ख़ास तवज्जो ना दे सके। मेरी जिस्मानी सेहत शुरू से ही कमज़ोर रही, दिमाग भी कोई ऐसा ख़ास ना था। सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन हर टीचर मुझे निठल्ला और नाकारा तालिब इल्म के नाम से जानता था। कई जमातों में यके बाद दीगरे फेल हो के मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया। मैं कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन स्कूल में दूसरे बच्चों की हक़ारत भरी नज़रें और तंज़-आमेज़ फ़िक्रें अक्सर मेरे कानों में गूंजते रहते। टीचर्स की डांट और हथेलियों पर खाए हुए डंडों से अब मेरी हथेलियाँ भी सुलगती थी। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैंने प्राइवेट इंटर किया। इसी दौरान मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उनका गुजर जाने के बाद अब्बा मियाँ भी बुझे बुझे रहने लगे। कोई रहनुमा ना होने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कई गलत फैसले किए, जिनमें से एक ग्रेजुएशन की जगह 6 माह का अकाउंटिंग कोर्स करना था। मैंने सोचा कि 2 साल की पढ़ाई 6 माह में हो जाएगी। वैसे भी इदारों को काम की ज़रूरत होती है, डिग्री की नहीं। कोर्स करने के बाद मैंने अच्छी नौकरी के लिए काफ़ी धक्के खाए, लेकिन मुकम्मल तालीम ना होने की वजह से कोई कामयाबी ना मिली। तंग आकर मैंने दुकानों और बचत बाज़ारों में सेल्समैन का काम शुरू कर दिया। गो यहाँ भी मैं अपने गैब दिमागी और बोलने के फ़न से नाआशना होने की वजह से कई बार निकाला गया, लेकिन शहर में हज़ारों दुकानें थी, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाती थी। अब्बा मियाँ रिटायर हो चुके थे और तन्हाई का शिकार थे। उनकी फरमाइश पर मेरी फूफी ने कुछ भाग दौड़ करके मेरा रिश्ता अस्मा से तय कर दिया और कुछ अरसे बाद अस्मा सादगी से दुल्हन बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई। मेरी बर्बाद ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा काम हुआ था तो वो अस्मा से मेरी शादी थी। अस्मा ने मेरी महरूमियों और नाकामियों समेत मुझे दिल से अपनाया और हर उस मौके पर मुझे सहारा दिया जब मैं कहीं ठोकर खाकर गिरा। गो उस बदनसीब को भी मेरी वजह से कदम कदम पर दुख और मसाइब का सामना करना पड़ा था, मगर आफरीन है उस वफा की पुतली पर जिसने कभी शिकायत का एक हर्फ ज़बान पर नहीं आने दिया। लेकिन आज फिर तजलील और एहसास ज़िल्लत से मेरे दिमाग में आग लगी हुई थी। आखिर ये कब तक मेरे साथ होता रहेगा? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसकी पादाश में मेरी किस्मत तबाह कर दी गई थी? मेरे पास कुछ भी तो नहीं था, ना अच्छी शक्ल सूरत, ना तालीम, ना पैसा, ना जहानत, ना ही मुझे कोई दोस्त बनाना पसंद करता था। जिस काम में हाथ डालता गलत हो जाता, जो फैसला करता उस पर पछताना ही पड़ता। सब लोग मेरी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। क्या मुझे एक कामयाब और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं था? न जाने कब तक मैं लेटा इसी तरह कुड़ता रहा और आंसुओं के गरम गरम कतरे खामोशी से मेरे गालों से फिसल कर तकिए में जज्ब होते रहे। मुझे नहीं याद कि मैं कब सोया। दुख और अजियत की एक रात और गुजर भी गई। जब मैं नींद से जागा तो मेरी पलकें बोझल थी और जिस्म का अंग अंग टूट रहा था। मैं कुछ देर यूं ही लेटा आंखें खोलने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद जब कसलमंदी ज़रा कम हुई तो मैंने कमरे की खिड़की पर नज़र डाली। तेज़ रोशन धूप खिड़की की जालियों से छन छन कर कमरे में फैल रही थी। कमरे में ऐसी जगमगाती धूप को आता देखकर मुझे कुछ राहत महसूस हुई। फिर अचानक मेरे जहन में एक झमाका हुआ। कहीं मुझे दफ्तर से देर तो नहीं हो गई? मैंने फुर्ती से उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन शायद नींद पूरी ना होने की वजह से दिमाग और जिस्म पूरी तरह मुस्तैद नहीं थे। नतीजतन मैं उठते उठते धप से दोबारा बिस्तर पर ढेर हो गया। उसी वक्त अस्मा कमरे में दाखिल हुई। उठ गए आप? रात को क्या हो गया था आपको? नींद में बुड़बुड़ा रहे थे, बुखार भी था आपको? अस्मा ने फिक्रमंद लहजे में कहा।
वक्त क्या हुआ है अस्मा? मुझे दफ्तर से देर हो जाएगी। मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय बेताबी से पूछा। क्या हो गया है आपको? सुबह मैंने आपको जगाया था, पूछा भी था कि दफ्तर जाना है या नहीं। आप नहीं कहकर दोबारा सो गए। आपकी ख़राब तबीयत की वजह से मैंने भी ख्याल नहीं किया। अस्मा ने वजाहत करते हुए कहा तो मैंने बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। बॉस की कहर आलूद नज़रों और डांट फटकार का ख्याल आते ही दिल में हौल सा उठने लगा। अस्मा ने शायद मेरे चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्यों इतना परेशान होते हैं आप? एक रोज़ छुट्टी कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? रोज़ आप इतनी जान खपाते हैं, एक रोज़ तो दफ्तर वाले भी ख्याल कर लेंगे। अस्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। नहीं अस्मा, बॉस का मूड वैसे ही आजकल ख़राब है और वैसे भी बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली है। मुझे जाना ही पड़ेगा, देर होने का कोई बहाना बना दूंगा। मैंने बिस्तर से उठकर खड़े होते हुए कहा। अच्छा तो फिर मैं नाश्ता लगा देती हूँ, अस्मा ने सादतमंदी से कहा और पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नाश्ता करने के बाद मैं भागम भाग दफ्तर पहुंचा। सारे रास्ते में सोचता रहा कि ऐसा क्या बहाना बनाऊं जिससे काम चल जाए, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। दरवाजे पर ही चौकीदार ने मुझे रोककर बताया कि आज मेरी गैर हाजिरी लिखी जा चुकी है और साहब ने हिदायत की है कि अगर मैं आऊं तो मुझे वापस भेज दिया जाए। मैं मायूस कदमों से पलट ही रहा था कि चौकीदार ने एक लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने वहीं खड़े खड़े लिफाफा खोलकर देखा। वो मेरे नाम एक वार्निंग लेटर था, जिसके तहत मुझे 3 रोज़ के लिए नौकरी से माजूल कर दिया गया था और अगली बार गैर एलानिया छुट्टी की सूरत में नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी थी। मैं किसी हारे हुए जुआरी की तरह वो लिफाफा हाथ में पकड़े बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। घर वापस जाने का दिल नहीं चाह रहा था। मैं किसी इरादे के बिना मरे मरे कदमों से फुटपाथ पर चलने लगा। मेरा दफ्तर आई चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़ सैकड़ों दफातर में से एक था। मैं यूं ही चलता चलता नेटी जेटी के पुल तक आ पहुंचा। पुल के आसपास उमूमन आवारा गर्दों और तफरीह की घर से आए लोगों का रश लगा रहता था, मगर इस वक्त दफातर में काम का वक्त होने की वजह से रश बहुत कम था। मैं पुल पर खड़ा होकर खामोशी से नीचे गिरते पानी को देखता रहा। मेरे हाथ में मौजूद लिफाफा हवा से फड़फड़ाता रहा। मुझे यूं लगा कि जैसे लिफाफा भी फड़फड़ा कर मुझे लान तान कर रहा हो। मैंने लिफाफा हाथ से छोड़ दिया और उड़ते हुए लिफाफे को दूर तक जाते हुए देखता रहा। मेरा दिल भी चाहा कि मैं इस लिफाफे की तरह हल्का फुल्का हो जाऊं और सारी फिक्रों से आज़ाद होकर हवा में उड़ता फिरूं। सोचते सोचते मेरी नज़र दोबारा गहराई में गुजरते पानी पर जम गई। मुझे यूं लगा जैसे पानी मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो, जैसे कह रहा हो, आओ मुझ में समा जाओ, छोड़ो ये जिंदगी के झमेले, पुल से कूद जाओ और ख़त्म करो ये सारा किस्सा। जो जिंदगी तुम जी रहे हो मौत से भी बदतर है। बस थोड़ी सी हिम्मत करो और सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सब मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। मैं किसी शहरज़दा मामूल की तरह पुल की रेलिंग पर आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मुझे झुकता देखकर लहरें पुरजोश हो रही हों। आ जाओ मोहसिन, आओ ना, शाबाश, बस थोड़ा और झुको, घबराओ मत, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, दायमी सुकून, आराम ही आराम, हर फिक्र से निजात। लहरें उछल उछल कर मुझसे कह रही थी और मैं उनकी तरफ झुकता चला जा रहा था। घाटे का सौदा कर रहा है तू? अचानक कहीं से आवाज़ आई और मैं बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। मैंने इधर उधर देखा, आसपास कोई ना था। मेरे जहन में यही ख्याल आया कि शायद मेरा वहम है। मेरा दिमाग मुझे रोकना चाहता था, इसलिए ऐसी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने फिर हौसला मुश्तमा किया और पुल की रेलिंग को दोनों हाथों से थामकर कूदने का इरादा किया। अगर जिंदगी इतनी बेकार है तो मुझे भेज दे। इस बार आवाज़ कहीं नीचे की तरफ से उभरी थी। मैंने बौखलाकर अपने पैरों के आसपास देखा। तब मेरी नज़र उस मजहूल से शख्स पर पड़ी जो मेरे करीबी फुटपाथ पर दीवार से टेक लगा इत्मीनान से बैठा था। न जाने वो कब यहाँ आया था। उसके अंदाज से तो यूँ जाहिर होता था जैसे वो काफ़ी देर से यहीं बराजमान हो। मैंने उस पर एक उचटती हुई नज़र डाली। बड़े हुए बेतरतीब बाल, उलझी हुई दाढ़ी, सियाह होंठ, कीचड़ज़दा गदली मैली आंखें और फटा पुराना मैला लिबास। मजमूई तौर पर यह आदमी कोई पागल या नशेबाज नजर आ रहा था। मैंने कराहियत से मुंह फेरा और पलटकर वापस जाने लगा। फिर वापस जा रहा है अपनी फूटी किस्मत लेकर, फिर इसी नाकाम जिंदगी को घसीटता फिरेगा, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैंने पलटकर उलझन भरी नजरों से उस फकीरनुमा शख्स को देखा। तेरा वक्त बदल रहा है। अब क्या गलत फैसला किया तो बुढ़ापे तक हालात के भंवर में चक्कर खाता रहेगा, ना जिएगा ना मरेगा, उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा। ना चाहते हुए भी मैं उस फकीरनुमा शख्स की तरफ बढ़ने लगा। उसके सामने पहुंचकर मैं उकड़ूं बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, मैंने बज़ाहिर अनजान बनते हुए कहा। तो फिर वापस क्यों आया है? मुझे आजमा रहा है?
उसने अपनी पीली पीली आंखों से मुझे घूरा। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी जो कुछ कहा इसका मतलब क्या है। मैंने कहा तो वो मुस्कुराने लगा। तेरी जिंदगी से मुसीबतें चिमटी हुई हैं, तू उन मुश्किलों को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर पा रहा, इसलिए जिंदगी को ही ख़त्म करने जा रहा था। लेकिन तू जानता है कि तेरा नसीब बदल सकता है, बल्कि वो वक्त भी आ चुका है। परंतु नसीब बदलने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब ये तेरी मर्जी है कि तू क्या चाहता है, उसने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा। बाबा, घुमा फिरा कर पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? मैं परेशान आदमी हूं, मुझे सीधी तरह बताओ कि मेरी किस्मत कैसे बदलेगी, मैंने झिल्लाकर कहा। हाँ मूर्ख, उसने नारा मारकर कहा। दुनिया तेरे पैरों में झुकेगी, जो चाहेगा पाएगा, पाताल से निकलकर आसमान पर पहुंच जाएगा। इन सब के बदले में क्या देगा? उसने मेरी तरफ झुककर कहा। गो के उसके इस तरह करीब आने से मुझे उसके जिस्म से उठने वाली बदबू और भी शिद्दत से महसूस होने लगी थी, लेकिन कराहियत के बावजूद मेरा दिमाग उसकी बातों पर गौर कर रहा था। बदले में क्या दूंगा? मेरे पास क्या देने के लिए है? मैंने हैरान होकर कहा। जान तो दे सकता है ना, वैसे भी तू मरने ही जा रहा था। तू मुझसे जिंदगी का सौदा कर ले और बदले में दुनिया जहान के ऐश ले जा। उसने अपनी पीली और गलीज आंखें मेरी आंखों में डालते हुए कहा। तुम्हें कैसे जिंदगी दे दूं? तुम्हारे सामने मर जाऊं? फिर मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। तू तो वाकई बड़ा मूर्ख है, उसने फिर कहा लगाया। जो तू चाहेगा तुझे मिलेगा, बदले में तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। ना बाबा ना, कल को तुम कहोगे कि डाका डालूं, कत्ल करूं, कहीं बम लगाऊं, ये सब करने की मुझ में ना ताकत है ना हिम्मत। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तू तो बड़ा बुद्धू है रे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम खुद वक्त के फैसले बदलने पर कादिर हैं। तुझे सिर्फ वही करना होगा जो तेरे बस में है। इतना भी नहीं हो सकता तो जा, दफा हो जा, उसने झिल्लाकर कहा। माफ करना बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम खुद तो सड़क पर बैठे हो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत होती तो पहले अपने लिए कुछ करते। मैंने गड़बड़ाकर जो मुंह में आया कह दिया, लेकिन मेरी बात का उस पर उल्टा असर हुआ। अपना गुस्सा भूलकर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हंसते हंसते वो जमीन पर गिर गया और फुटपाथ पर मुक्के मारने लगा। मैं हवन्नकों की तरफ से देखता रहा। कुछ देर बाद जब उसकी हंसी थमी तो वो दोबारा सीधा होकर बैठा और बोला। तुझे क्या लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं? अरे अंधे, दुनिया हमारे कदमों में पड़ी है, हम खुद दुनिया को लात मारकर घूम रहे हैं, ये देख। इतना कहकर उसने फुटपाथ से कुछ कंकर चुनकर उठाए और अपनी हथेली फैलाकर हाथ मेरे सामने कर दिया। तू जानता है इनकी क्या कीमत है? उसने जुनूनियों की तरह पूछा। कुछ भी नहीं, बेकार पत्थर है, मैंने डरते डरते कहा। ये पत्थर तेरे लिए हैं, हमारे लिए कोई कैद नहीं। इतना कहकर उसने मुट्ठी बंद की और एक एक करके पत्थरों को मुट्ठी से गिराना शुरू कर दिया। लेकिन ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटती चली गईं कि उसकी मुट्ठी से गिरने वाले पत्थर नहीं, बल्कि चमकती दमकती सोने की डलियां थी। अलबत्ता तादाद और शक्ल वैसी ही थी जैसी उन पत्थरों की। मुट्ठी खाली होने के बाद उसने हाथ झाड़े और तमस्खुराना नजरों से मुझे देखने लगा। आ गया यकीन तुझे हमारी ताकत का, या कुछ और देखेगा? उसने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। नहीं बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ा मायूस और नाकाम इंसान हूँ। मेरी किस्मत ही ख़राब है, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बात कर बैठा। मैं बेख्तियार उसके कदमों में झुक गया। अच्छा चल, ज़्यादा बातें ना कर, उसने अपने हाथों से मुझे पीछे धकेलते हुए कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है बाबा? मैंने अकीदत से कहा। अपना नसीब बदलना चाहता है? उसने पूछा। हाँ बाबा, मैंने जवाब दिया। बदले में जिंदगी का सौदा करने को तैयार है? उसने मेरी आंखों में झांक कर पूछा। तो फिर आज से 3 रोज बाद आधी रात को यहीं इसी जगह आना, और खबरदार अगर किसी से इसका जिक्र किया तो सब कुछ किया कराया खत्म हो जाएगा, उसने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा। मैं समझ गया बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैंने नियाजमंदी से कहा। चल अब दफा हो जा, उसने इकारत से कहा। मैं फौरन उठकर खड़ा हो गया। और हाँ, ये भी लेता जा, मेरे लिए ये किसी काम के नहीं। उसने सोने की डलियों की तरफ इशारा किया। खुशी और हैरत से मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। क्या वाकई ये मैं ले जाऊं? मैंने बेयकीनी से पूछा। उसने कुछ कहने की बजाय बेजारी से हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो कि जो करना है कर। मैंने लरसते हाथों से सोने की डलियां उठाईं और उन्हें जेब में डालकर वापस मुड़ गया। उस वक्त मेरी हालत अजीब थी। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वो फकीर अब वहाँ नहीं था। मुझे कुछ ताज्जुब हुआ, लेकिन इन सोने की डलियों की खुशी फिर गालिब आ गई। मैं बार बार अपनी जेब को थपकता
और उन डलियों की मौजूदगी का यकीन करता। मैं इस कदर खुश था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब पैदल चलता हुआ घर के सामने पहुंच गया। घर का दरवाज़ा देखकर मुझे हैरत हुई। यह तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला था जो मैंने पैदल तय किया था, और मुझे थकन का ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ था। मैंने दस्ती घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 4 बज रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अस्मा की शक्ल नजर आई। मुझे सलाम करके वो जल्दी से एक तरफ हो गई। मैं कदम बढ़ाकर घर में दाखिल हो गया। खैरियत तो है? आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? दफ्तर में किसी ने कुछ कहा तो नहीं? उसने फिक्रमंद लहजे में पूछा। नहीं भाई, बॉस का मूड आज बहुत अच्छा था। मेरी तबीयत का सुनकर उसने मेरा हाल पूछा और आज मुझे जल्दी घर आने की इजाज़त भी दे दी। मैंने फ़ौरन ही बहाना घड़ते हुए कहा, तभी तो आज खुशी से आपका चेहरा खिला हुआ है, वरना घर से जाते वक्त तो आप बहुत परेशान थे। अस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। अस्मा ने मेरे मिजाज की तब्दीली को फ़ौरन महसूस कर लिया था। आखिर वो मेरी बीवी थी और ज़िंदगी के हर पल की साथी थी। लेकिन अब मेरे लिए बेहतर नहीं था, क्योंकि मुझे इस राज को पोशीदा रखना था। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू पाया और कहा, बस कभी कभार तो ऐसा अच्छा मौका मिलता है, इसलिए खुश हूँ। अब खाना लगा दो। मैंने बात का रुख बदलते हुए कहा, जी अच्छा, आप नहा ले, मैं खाना लाती हूँ। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। खाने के बाद मैं इत्मीनान से बिस्तर पर पाँव फैलाकर लेट गया और मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा। सबसे पहले तो मुझे इन सोने की डलियों को बेचकर नकद रकम हासिल करना थी। फिर अगर 3 रोज़ बाद उस फकीर की करामत से कुछ मिल जाता तो मैं शायद एक नई जिंदगी का आगाज़ कर सकता था। एक ही लम्हे में मुझे सब कुछ याद आ गया जो हमेशा मेरी सोच की दस्तरस से बाहर था। आलीशान घर, चमकती दमकती गाड़ी, बावर्दी ड्राइवर, ऊंचा रुतबा, झुककर सलाम करते लोग, रुपए पैसे की रेल पेल। मैं काफ़ी देर लेटा यूं ही हवा में उड़ता रहा। शाम को चाय पीने के बाद मैं सोने की डलियां बेचने निकल पड़ा। मैंने एहतियातन सिर्फ एक सोने की डली जेब में रखी थी और बाकी कपड़ों की पेटी में छुपा दी थी। 1 घंटे बाद जब मैं घर लौटा तो मेरी दोनों जेबें नोटों से भरी हुई थी। मेरा दिल खुशी से नाचने को चाह रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं किसी को नहीं बता सकता था कि यह रकम कहाँ से मेरे पास आई। मैंने उस रकम में से कुछ नोट जेब में रखे और बकिया रकम वहीं कपड़ों की पेटी में छुपा दी। कुछ देर बाद मैं घर से बाहर था। इस बार मैंने सड़क पर आकर एक टैक्सी रोकी और बड़ी शान से उसमें बैठकर ड्राइवर को तारिक रोड चलने के लिए कहा। टैक्सी तेजी से सड़क पर फराटे भरने लगी। मैं दिलचस्पी से खिड़की से बाहर गुजरती गाड़ियों और इमारतों को देखने लगा। न जाने कितने अरसे बाद मैं टैक्सी में सफ़र कर रहा था। तारिक रोड पर आकर मैंने बेपरवाही से एक नोट टैक्सी ड्राइवर की गोद में फेंका और आगे बढ़ गया। तारिक रोड पर कई शॉपिंग सेंटर्स थे जो दीदा जेब मलबूसात के लिए मशहूर थे। मैं दुकानों को ताकता झांकता आगे बढ़ता रहा। तकरीबन आधे घंटे में मैंने अंदाजन 10,000 रुपये के मलबूसात खरीदे। उनमें मेरे, अस्मा के, बच्चों के और अब्बा मियाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ था। वापसी पर मैंने टैक्सी मोहम्मद अली सोसाइटी के एक मारूफ रेस्टोरेंट के सामने रुकवाई और घर के लिए खाना पैक करवाया। जब मैं घर के दरवाजे पर उतरा तो मेरे दोनों हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे। अस्मा ने जब मुझे इस तरह लदे फदे आते देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये इतना सब कुछ आप कहाँ से ले आए? हैरत की शिद्दत से उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अब हमारी मुफलिसी के दिन हवा हो गए। आज इसी खुशी में हम खाएंगे, पिएंगे और ऐश करेंगे। मैंने सारे शॉपिंग बैग बिस्तर पर ढेर करते हुए कहा। क्या कोई लॉटरी वगैरह खुल गई है? उसने फिर पूछा। बैठो, बताता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने बिस्तर पर बिठाते हुए कहा। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में बैठ गई। मैंने एक जानने वाले को नौकरी का कह रखा था। आज दफ्तर से वापसी पर उसने मेरी मुलाकात एक सेठ से कराई जो दुबई से आया है और यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रहा है। मेरे तजर्बे और लगन से मुतासिर होकर उसने मुझे अपने पास मैनेजर रख लिया है और बड़ी शानदार तनख्वाह की पेशकश की है। मुआहिदा पक्का करने पर उसने आधी तनख्वाह एडवांस दी और साथ ही कहा है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो कुछ महीनों में घर और गाड़ी भी मिलेगी। मैंने बड़ी उम्दगी से बहाना तराशते हुए कहा। अस्मा ताज्जुब और बेयकीनी से मेरी बात सुनती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। खुदाया, तेरा शुक्र है तू सबकी सुनता है। आज तूने हमें हमारे सब्र का फल दे दिया। वो मेरा हाथ आंखों से लगाकर रोने लगी। मैं दिल ही दिल में खिजालत महसूस कर रहा था, लेकिन फिलहाल अस्मा को सच बताना मुनासिब नहीं था। आप यहीं बैठें, मैं शुक्राने के 2 नफिल अदा करके आती हूँ। वो अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसके जाने के बाद मैंने सारे शॉपिंग बैग बिस्तर से उठाकर मेज़ पर रखे और ख़ुद बिस्तर पर नीम दराज हो गया। अस्मा से झूठ बोलकर कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मौजूदा सूरत हाल का सोचकर दिल ही दिल में खुश होने लगा।
ढेर सारा रुपया, सोना और कुछ दिन बाद मिलने वाली किस्मत, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उस रात खाने पर सभी बहुत खुश थे। पिज्ज़ा और चाइनीज़ तो हम शायद पहली मर्तबा ही खा रहे थे। फिर सबने नए कपड़े पहन रखे थे। लिबास नया और अच्छा हो तो पहनने वाला खुद को तरोताज़ा और शगुफ्ता महसूस करता है। कम अज़ कम हमारे जज्बात तो इस वक्त यही थे। अगले रोज़ मैंने असमान के लिए नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और अब्बा मियाँ के कमरे के लिए टेलीविज़न सेट। किस्सा मुख्तसर, 3 रोज़ बाद मैं हस्बे वादा आधी रात को उसी जगह पहुँच गया जहाँ वो फ़कीर मिला था। अभी मैं वहाँ पहुँचकर इधर उधर देख ही रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो वही फ़कीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मज़े लग गए ना तुझे ज़िंदगी के, चल मेरे पीछे आ जा। वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर आगे बढ़ गया। मैं भी खामोशी से उसके पीछे हो लिया। फ़कीर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता चला जा रहा था। मेरे लिए उसकी रफ्तार का साथ देना मुश्किल हो गया। एक तो अंधेरा बहुत था, फिर मुझे उस पर नज़रें जमाए रखने के साथ साथ अपनी रफ्तार भी बढ़ानी थी। काफ़ी देर तक यूं ही चलते रहने के बाद किमाड़ी का इलाका शुरू हो गया। फ़कीर मुख्तलिफ सड़कों और गलियों से घूमता घामता एक ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां हर तरफ कबाड़ और टूटी हुई चीज़ें बिखरी पड़ी थी। फ़कीर कबाड़ और कूड़े करकट से होता हुआ एक अहाते के सामने जा पहुंचा, जिसके दरमियान बांस की लकड़ी से बना एक साल खुर्दा दरवाज़ा मौजूद था। फ़कीर ने दरवाजे को अंदर धकेला और अंदर बढ़ता चला गया। मुझे एक लम्हे के लिए अंदर जाने से हिचकिचाहट सी महसूस हुई, लेकिन फिर मैं भी हिम्मत करके उसके पीछे अंदर घुस गया। अगर आम हालात होते तो मैं कभी भी आधी रात को एक अनजान आदमी के साथ ऐसे वीरान और पुरसरार इलाके का रुख ना करता जहां किसी को जान से भी मार दिया जाए तो पता ना चले। लेकिन मैं तो पहले ही अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था और अब मुझे फ़कीर की बदौलत न जाने क्या कुछ मिलने वाला था। इसी आसरे पर मैं तमाम एहतियाती तदाबीर और ख़तरात को बालाए ताक रखकर यहाँ पहुँचा था। इस अहाते में हर तरफ खुदरो घास और झाड़ियाँ उगी हुई थी। एक तरफ पुराना सा चबूतरा बना हुआ था जो लगभग 7 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा होगा। दूर एक तरफ झोंपड़ी नुमा छप्पर भी नजर आ रहा था। फ़कीर चबूतरे के करीब ज़मीन पर इत्मीनान से आलती पालती मारकर बैठ गया और इशारे से मुझे भी बैठने के लिए कहा। मैं ना चाहते हुए भी उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। पूरे माहौल में एक अजीब सी नागवार सी बू रची हुई थी। यूँ लगता था जैसे आसपास कोई चूहा वगैरह मरा हुआ हो, गली सड़ी सब्जी और फलों का ढेर हो। उस रात आसमान तारीक था और बिजली के महकमे की शानदार कारकर्दगी के बाइस कहीं कोई स्ट्रीट लाइट या किसी घर में कोई लाइट जलती भी नजर नहीं आ रही थी। क्या तुझे डर लग रहा है? फ़कीर ने मुझ पर नजरें जमाते हुए कहा। नहीं नहीं, तो मैं डर तो नहीं रहा, मैंने बज़ाहिर हिम्मत से जवाब दिया। क्या तुझे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब मालूम है? उसने सवाल किया। जाहिर है मेरी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब मालूम है, मैंने जवाब दिया। तुझे मालूम है तेरी पैदाइश कैसे हुई थी? उसने दूसरा सवाल किया। क्या मतलब? जैसे सबकी होती है वैसे ही हुई थी, मैंने हैरान होकर कहा। अंधेरे में फ़कीर के पीले दांतों की झलक देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुस्कुरा रहा है। तू चांद ग्रहण की रात को पैदा हुआ था, वो भी उस वक्त जब चांद पूरा ग्रहण था। तेरी माँ तुझे जन्म देने से पहले मर चुकी थी। बहुत देर तक अपनी मुर्दा माँ के पेट में रहने के बाद डॉक्टरों ने पेट का ऑपरेशन करके तुझे निकाला। उसी वक्त एक झटके से तेरी माँ की सांस रुकी, फिर चल पड़ी। डॉक्टरों ने कहा हज़ारों में से एक केस में ऐसा हो जाता है कि मरीज़ की सांस और दिल की धड़कन इस कदर मध्यम हो जाती है कि उसे मुर्दा समझ लिया जाता है, मगर बाद में इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से ये इत्तिफाकिया झटके से नब्ज़ दोबारा चल पड़ती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस तरह काफ़ी देर मुर्दा पेट में रहने से तेरी भी जिस्मानी और जहनी आज़ा बहुत सुस्त और कमज़ोर पैदा हुए। फिर चांद ग्रहण की नहुसत तुझ पर तारी थी। यही वजह है कि आज तक तू हर तरह से नाकाम और मनहूस कदम चला रहा है और इस नहुसत को तुझसे दूर करना हर किसी के बस की बात नहीं। फ़कीर बोलता जा रहा था और मेरी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना पता है कि मेरी पैदाइश ऑपरेशन से हुई थी, मैंने हैरत से अटकते हुए कहा। तुझे अभी भी बहुत कुछ नहीं मालूम, जाने दे इन बातों को। अब बता, अपने बुरे नसीब से छुटकारा चाहता है या नहीं? फ़कीर ने बेनियाजी से पूछा। हाँ बाबा, बिल्कुल चाहता हूँ, मैंने बेताबी से कहा। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है? उसने फिर पूछा। तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसने गोया तंबीह की। मैं उठा लूंगा, उसने फिर कहा। ठीक है, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, तुझे मेरे साथ दोहराना होगा, उसने मुझे हिदायत की। मैंने इस बात में सर हिला दिया। फ़कीर ने किसी नामानूस ज़बान में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने भी उसकी देखा देखी अटक अटक कर वही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो काफ़ी मुश्किल हुई,
लेकिन फिर मंतर मेरी ज़बान पर रवां हो गया। फ़कीर ने मेरी मंतर की अदायगी से मुतमईन होने के बाद कहा, अब उठ, उस चबूतरे पर बैठ जा। मैं खामोशी से उठकर चबूतरे पर बैठ गया। फ़कीर ने किसी अजीब से सफूफ से मेरे गिर्द दायरा सा बनाया और मेरे सामने एक पुराना सा कांसी का प्याला रख दिया। अपना हाथ इस प्याले के ऊपर ला, उसने हुक्म दिया। मैंने खामोशी से हाथ बढ़ा दिया। उसने अपने लिबास से खंजर निकाला और मेरे अंगूठे पर कट लगा दिया। तकलीफ की शिद्दत से मेरे मुंह से सिसकी निकल गई। जख्म से कतरा कतरा खून प्याले में टपकने लगा। अब तुझे मुसलसल ये मंतर पढ़ना है और उस वक्त तक इसका विर्द बंद न करना जब तक ये प्याला न भर जाए। ये कहकर वो चबूतरे से उतरा और कुछ दूर जाकर ज़मीन पर बैठ गया। मैं किसी न किसी तरह दर्द की शिद्दत को जब्त करते हुए मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। खून कतरा कतरा प्याले में गिरता रहा। कुछ देर बाद मेरे आसाब शल होने शुरू हो गए। आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा और जबान लड़खड़ाने लगी, लेकिन मैं झूमता झामता मंतर पढ़ने में मशगूल रहा। ना मुझे मंतर की गिनती याद थी, ना ये नज़र आ रहा था कि प्याले में कितना खून भरा। फ़कीर ने न जाने किस तरह कट लगाया था कि खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं नीम बेहोशी के आलम में मंतर पढ़ता रहा। अचानक मुझे अपने हाथ पर किसी का लम्स महसूस हुआ। बस कर, काम हो गया। फ़कीर की आवाज़ मुझे किसी कुएं की तह से आती हुई महसूस हुई। मैं कुछ कहे बगैर वहीं एक तरफ लुढ़क गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को ज़मीन पर लेटा हुआ पाया। उठकर बैठ जा, किस्मत की देवी तुझ पर मेहरबान हो गई है। फ़कीर की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं कराता हुआ कोहनियों के बल उठकर बैठ गया। मैं उसी चबूतरे पर लेटा हुआ था जहाँ कुछ देर पहले बैठा मैं मंतर पढ़ रहा था। वो प्याला जिसमें मेरा खून मौजूद था अब फ़कीर के सामने रखा था। फ़कीर ने अपनी झोली में से कोई पत्थर निकाला और उसे खून से भरे प्याले में डुबो दिया। उसके बाद फ़कीर ने खड़े होकर अपनी एक टांग उठा ली और दोनों हाथ जोड़कर सर से बुलंद कर लिए। साथ ही उसने ज़ोर ज़ोर से किसी अजनबी ज़बान में कोई मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ से मेरा दिल हौलने लगा। वो किसी जुनूनी शख्स की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मंतर पढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र प्याले पर पड़ी जिसमें से धुआं निकल रहा था। थोड़ी ही देर में प्याले से बाकायदा शूं शूं की आवाज़ें निकलने लगी, जैसे गर्म लोहे पर कोई पानी डाल दे। मैं खौफजदा नज़रों से प्याले की तरफ देखता रहा। अचानक एक तड़ाका हुआ और प्याला टूटकर बिखर गया। साथ ही फ़कीर ने मंतर पढ़ना बंद कर दिया। मैं हैरत ज़दा नज़रों से प्याले की तरफ देखने लगा, क्योंकि अब प्याले में खून का नामो निशान तक न था। उसके जितने टुकड़े बिखरे हुए थे सब खुश्क थे। अलबत्ता वो पत्थर उसी तरह प्याले के नुकड़ों के दरमियान मौजूद था। इसे उठा ले, यही तेरी किस्मत की चाबी है, फ़कीर ने बुलंद आवाज़ में कहा। मैंने उलझन के आलम में वो पत्थर उठा लिया। उस पत्थर को हाथ में लेते ही मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं अब तक पत्थर समझ रहा था वो दरअसल एक छोटी सी मूर्ति है। मैं उसके उभरे हुए खदोखाल को महसूस कर सकता था। अलबत्ता अंधेरे की वजह से उसे वाज़े तौर पर देखने से कासिर था। ये अमावस की मलका जोजू है। सदियों में किसी एक पर मेहरबान होती है। लोगों की ज़िंदगी में अमावस सुकून, दौलत और किस्मत के दरवाजे खोलेगी। जब तक ये मूर्ति तेरे पास रहेगी तुझे कामयाबी मिलेगी। अब उठ और वापस जा, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। फ़कीर की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी और मैं सहरज़दा अंदाज में उस मूर्ति को देख रहा था। फ़कीर के खामोश होने के बाद मैंने मूर्ति से नज़रें हटाकर उसकी तरफ शुक्रमंदाना अंदाज में देखा। लेकिन मैं ये देखकर चौंक पड़ा कि फ़कीर अपनी जगह से गायब था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास बंजर ज़मीन और खुदरो घास फूस के सिवा कुछ ना था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा, उस अहाते से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं वापस सड़क पर पहुंचा तो रात की स्याही मांद पड़ रही थी और उजाले के आसार पैदा हो चुके थे। जिस्म से खून निकल जाने की वजह से मुझे नकाहत महसूस हो रही थी और कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे पास कोई सवारी होती तो कितना अच्छा होता। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे अपने करीब से कार की तेज़ ब्रेकों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा। वो एक सुर्ख रंग की बेहद खूबसूरत और कीमती कार थी, जिसमें गाड़ी ही की तरह एक खूबसूरत और दिलकश औरत मौजूद थी। माफ़ कीजिएगा, क्या आप बता सकते हैं कि कॉलोनी को कौन सा रास्ता जाता है? उसने मुतरन्नुम लहजे में कहा। वो तो मेरे घर के करीब ही है, मैं भी वहीं जा रहा था, मैंने हैरत से कहा। बहुत खूब, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैं झट से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी क्या थी, कोई जादुई कालीन था। मैं सीट की गद्दी में तकरीबन धंस गया। गाड़ी में किसी बहुत दिलफरेब परफ्यूम की महक फैली हुई थी। अब ना जाने ये गाड़ी में रखे एयर फ्रेशनर की महक थी या उस औरत के वजूद से उठती कुलोन की। आपको हमीद कॉलोनी में कहाँ जाना है? मैंने औरत से सवाल किया। वहाँ करीब एक हेल्थ हॉस्पिटल है, वहाँ जाना है, औरत ने उसी तरह मुतरन्नुम लहजे में कहा। अरे हाँ, वो तो मेरा देखा हुआ है,
उसी अस्पताल की पिछली सड़क मेरे घर को जाती है। मैंने खुश होकर कहा, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने मेरी तरफ तशक्कुराना नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर जैसे मैं हवाओं में उड़ने लगा। ऐसा हसीन इत्तेफाक पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। कहाँ मैं पैदल चलता हुआ किसी सवारी की ख्वाहिश कर रहा था और कहाँ ये परिजात मुझे इतनी शानदार गाड़ी में लिए मेरे ही घर की तरफ जा रही थी। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ, कहीं ये इत्तेफाक उस मूर्ति की बदौलत तो नहीं। मैंने जेब में हाथ डालकर मूर्ति को टटोला। बिलाशुबा वो उस मूर्ति का कमाल था। सिर्फ मेरी शक्ल और हुलिया देखकर तो रिक्शा टैक्सी वाले भी रुके बगैर गुजर जाते थे। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। क्या वाकई मेरी किस्मत पलट चुकी थी? मेरी हर ख्वाहिश की तकमील इसी तरह के इत्तेफाकात से होने वाली थी। मैं सोचता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा। वो औरत गाहे बगाहे मुझसे रास्ता पूछती रही और साथ साथ मुझसे छोटी मोटी बातें भी करती रही। मेरे लिए इतनी खूबसूरत औरत की कुर्बत एक हसीन ख्वाब जैसा था। बस वो रहा सामने हेल्थ हॉस्पिटल। मैंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, लेकिन उसने गाड़ी रोके बगैर आगे बढ़ा दी। आपका अस्पताल तो पीछे रह गया। मैंने हैरत से कहा, मैं इतनी बदइखलाक नहीं हूँ कि अपनी मंजिल पर पहुंचकर आपको रास्ते में सड़क पर छोड़ दूंगी। जगह मैंने देख ली है, आपको ड्रॉप करके मैं वापस आ जाऊंगी। उसने मुस्कुराकर कहा तो मैं खामोश हो गया। कुछ देर में गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। लीजिए जनाब, आपका घर आ गया, उसने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आजिज़ी से कहा। शुक्रिया अदा करने का फ़र्ज़ तो मेरा बनता है। वैसे मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकती हूँ? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम मोहसिन है, मैंने शर्मीले लहजे में कहा। यह भी खूब रही, आप मेरे मोहसिन भी हैं और नाम भी मोहसिन है। मेरा नाम रक्षी है, पिछले माह कनाडा से आई हूँ। हेल्थ हॉस्पिटल में मेरे अंकल हड्डियों के डॉक्टर हैं। कभी मुझसे मिलने का दिल करे तो आप उनकी मार्फत रब्ता कर सकते हैं। आपका घर तो मैंने देख ही लिया है। उसने अलविदाई अंदाज में हाथ लहराया और गाड़ी बढ़ाकर रवाना हो गई। मैं उसकी बातों के खुमार में खोया खोया घर की तरफ बढ़ गया। अभी मुझे अपनी किस्मत से काफ़ी हिसाब किताब वसूल करना बाकी था। कहानी अमावस का गुलाम अभी जारी है। कहानी का बाकी और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाजा कीजिएगा। और एक गुजारिश उन लोगों से जो चैनल पर आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बराए मेहरबानी आपकी उंगलियों को थोड़ी सी तो जहमत होगी, अपनी उंगलियों को थोड़ी जहमत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो को दोस्तों के साथ भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।